प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं बेटा जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेरिएबल होता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक हमारा कोई टी थिकनेस का कोई एक मान लीजिए स्लैब था या कोई एक मीडियम था, ऐसा मान लीजिए, जिसमें जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फंक्शन ऑफ y है। इधर हम y एक्सिस मान लिए, इधर x एक्सिस मान लिए बेटा। तो इसके लेयर बाय लेयर जो है इसका म्यू जो है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब ये चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सपोज इसके नीचे एयर था, इसके ऊपर भी एयर है, बीच में जो मीडियम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके अंदर वेरिएशन है। ठीक है, तो बेटा हमने ऐसे सोच लिया कि y डिस्टेंस पे dy बहुत पतला सा लेयर है बेटा, एक बहुत पतला सा लेयर है। ठीक है, बहुत ही पतला सा, और इसमें जो है ये जो वेरी कर रहा है म्यू वह फंक्शन ऑफ y है, y के साथ साथ ऐसे वेरी कर रहा है। इस समय मान लीजिए म्यू y है, इस बहुत पतले लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू y। ठीक है, कोई एक रे मान लीजिए यहां से चला, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ठीक यहां और इसी तरह से रिफ्रैक्शन हुआ होगा, यहां और भी लेयर में होंगे बेटा, कुछ और रिफ्रैक्शन हुआ, कुछ और लेयर था, कुछ और हुआ, कुछ और हुआ, ऐसे होते होते फाइनली हमने जो y पे मान रखा है वहां पे बेटा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कुछ इस तरह से ऐसे चला गया। ठीक है, और यहां पे जो अगर हम यहां पे बेटा एक टेंजेंट खींचे, ठीक है, टेंजेंट अगर खींचा जाए बेटा तो क्या हो जाएगा, ये एक टेंजेंट अगर खींचा जाए, मान लीजिए थीटा y एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा y हो जाएगा। बोलिए, ये 90 माइनस थीटा y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो बेटा, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कुल मिलाकर के कुछ ऐसा है, थीटा y ही है ना, और वही आगे आकर के ये टेंजेंट बन रहा, और यहाँ पे ये बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, अगर ये थीटा y है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा, ये देखिए ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन रहा, तो ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा y। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा y है, ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बारीकी से बनाइए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा y, और यहां हो जाएगा 90 माइनस थीटा y, इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो बेटा, जो टेंजेंट होता है किसी कर्व पे, वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये है टेंजेंट बेटा, ये डॉटेड लाइन टेंजेंट है, और ये एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रखा है, 90 बाई थीटा। जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा ले लिया जाता है, तो वो क्या हो दे देता है, स्लोप। ठीक है, मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या हो जाता है बेटा, यहां पे ये जो आपका dy by dx होगा, वो क्या हम लिख पाएंगे, tan ऑफ जो एंगल इस टेंजेंट ने बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा y, दैट इज इट इज cot थीटा y इक्वल टू dy by dx, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, cot थीटा पर, अब थीटा y क्या बेटा, यहां इस वाले लेयर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो बेटा स्नेल्स लॉ, तो हमारे पास क्या आया, कितना आ गया बेटा। ठीक है, मैं इसको अलग से ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं कि हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो था बेटा cot थीटा y इक्वल टू क्या आया है, ये है बेटा dy by dx। चलिए अब आप देखिए, हमने बेटा आपको एक स्लैब वाला सिचुएशन, मल्टीपल स्लैब वाला सिचुएशन समझाया था एक बार, एक न्यूमेरिकल हम लोग ऐसा किए थे, आपको अगर याद हो। देखो बेटा ये मल्टीपल स्लैब ऐसे बहुत सारे मल्टी लेयर्स हैं। ठीक है, और ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, ठीक है, और यहाँ सपोज या इसी को 1 मान लीजिए, ये 1, ये 2 है बेटा,
ये 3 है, ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई एक रे ऐसे जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, ऐसे चला गया, ठीक है, ये एंगल I, ये एंगल R, ठीक है, या इसको R1 कह लीजिए, ठीक है, और 2 मीडियम है, बेटा R2 नाम दे देते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसे रिफ्रैक्शन हो गया इसका नाम दे दीजिए R3, यहाँ पे सपोज ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया, इसका नाम दे दीजिए R4, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिए बेटा, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर R2 है बेटा तो ये वाला भी R2, सॉरी ये R3 है, ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका R2 हो जाएगा, ठीक है। अरे ये लाइन दोनों पर पैरेलल होगा, ये देखिए अल्टरनेटिव, ये बेटा R2 है, ये भी R2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर ये R3 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी R3 हो जाएगा, ये मान लो R4 है, ऐसे, ठीक है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, 2-3 हमने लिख दिए। अब देखो बेटा हमने आपको बताया था किसी भी मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनटू लिखिए साइन, लिखिए SIN साइन, और उसी मीडियम में जो एंगल बना हुआ उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल इन दैट मीडियम, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, किसी भी एक मीडियम में ऐसा। तो अगर आप यहाँ ऐसा लिखो तो यहाँ देखो बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है, इसका μ2, इसका μ3 है, इसका μ4 है, मान लीजिए इसका μ5 है। तो अगर इस ये देखो बेटा μ1 लिखो और यहाँ पे sin I लिखो, इक्वल इस मीडियम में μ2 हो जाएगा इनटू sin, इस मीडियम में एंगल कौन सा बना है रिफ्रैक्शन के बाद R2। फिर देखो बेटा यहाँ लगाओ, ये तो 1 से 2 के लिए हो गया स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर देखो बेटा फिर इसी तरह से आप लिख सकते हो 2 से 3 मीडियम के लिए, तो 2 से 3 में जब आप लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे μ2 इनटू sin R2, ये μ2 और ये sin R2 इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, देखो μ2 इनटू R2 sin R2 लिखा हुआ है ये एक तरह से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 से 3 मीडियम के लिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा μ2 इनटू sin R2 इक्वल टू ये देखिए μ3 sin R3, μ3 इनटू sin R3 हो जाएगा क्या, देखो 2 से 3 मीडियम के लिए लिखा ऐसा। फिर देखो बेटा 3 to 4 के लिए क्या लिखोगे आप μ3 इनटू sin R3, देखो μ3 इनटू sin R3 लिखा हुआ बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा μ4 इनटू sin R4 हो जाएगा क्या, ठीक है बेटा। तो ऐसे चलता चला जाएगा। तो आपको कहीं अगर जरूरत हो तो इसमें से कोई सा भी दो प्रोडक्ट आप इक्वल कर सकते हो। सपोज दैट हम ये वाला ले रहे हैं और ये वाला ले रहे हैं, मान लीजिए क्या होगा ये, देखो बेटा ये एंट्री के टाइम का एंगल ये वाला और μ3 R3 μ3 sin R3, μ3 कहाँ यहाँ पे है, μ3 sin R3 ये वाला है और ये I यहाँ पे, यानी एक लेयर के नीचे दोनों का प्रोडक्ट, एक लेयर के नीचे दोनों का प्रोडक्ट इक्वलेशन। उसी तरह से एक लेयर के ऊपर म्यू और एंगल का साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट इक्वल टू एक किसी भी लेयर के ऊपर का म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अरे ये इस लेयर के नीचे है μ1 और यहाँ पे साइन आई, इसके नीचे क्या है μ1 है, एंगल कितना I है, इसका प्रोडक्ट लिखिए है ना। अच्छा इसके नीचे ले लो बेटा कोई एक लेयर, मान लो ये वाला लेयर ले लो, ठीक है। तो इसके नीचे क्या देखो μ3 है और साइन ऑफ R3 μ3 साइन ऑफ R3, देखो तो इसके नीचे और इसके नीचे नीचे का जो एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट इक्वल आ गया क्या, ठीक है बेटा। उसी तरह से देखो बेटा ऊपर भी ले सकते हैं, कोई जैसे ये वाला जैसे मान लो लेयर ले लो, ये वाला लेयर
इसके ऊपर देखो बेटा, ये μ2 है इनटू एंगल r2 है, एंगल r2, ठीक है। उसी तरह से इसके ऊपर ले लो, किसी के भी ऊपर ऐसे ले लो, इस वाले के ऊपर ले लो, इस वाले लेयर के ऊपर देखो μ4 है और ये r4 हो गया sin ऑफ r। यानी कि कोई एक लाइन ऐसे है, इसके नीचे जो भी है और इसके ऊपर जो भी है, उसमें म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल, यहां पर भी म्यू इनटू साइन ऑफ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया बात? नीचे भी ऊपर भी इक्वल हम लिख सकते हैं, समझे? अभी देखो, अब इसके हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग इसी का बेटा हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। देखो अभी क्या करते हैं, अब यहां से जो है कहानी गौरव इधर से भी कहानी शुरू होती है ना। देखो बेटा, तो यहां पे देखो बेटा, एक लेयर बेटा ये वाला है एक्स एक्सिस के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 1, अरे ये 1 है। एक्स एक्सिस के नीचे एंगल कितना है थीटा, ये हमने थीटा लिख दिया बेटा, ठीक है। फिर ये वाला लेयर ले लो बेटा, ये एक लेयर ले लो, इसके नीचे एंगल कितना बनाया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा म्यू y और एंगल थीटा y। समझ में आया बात? कितना हो जाएगा बेटा साइन थीटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा y म्यू y हो जाएगा क्या, साइन थीटा y म्यू y हो जाएगा। थीटा क्या है बेटा, ये एंगल तो हमें एंटर जब जिस समय इस मोटे से थिकनेस वाले लेयर में एंटर कर रहा था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा, एंट्री के टाइम का थीटा है, ये सपोज हमें पता है, ठीक है, मान लीजिए ये मालूम है हमको, और ये कैसे वेरी कर रहा है, फंक्शन ऑफ y है, ये भी हमें मालूम है। अब बेटा हमको जरूरत है यहाँ पर देखो dy/dx इक्वल टू हमें पता करना है, तो cot थीटा y हमें निकालना पड़ेगा। sin थीटा y पता चल गया बेटा, ये cot पता करना करो पता, ये sin वाला मालूम है हमको, ये सब तो थीटा y अगर होता तो ये sin थीटा होता बेटा, ये वाला sin थीटा होता, और ये वाला जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला कितना होता है बेटा, ये अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर म्यू y का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आया था। यहां से cot निकालो बेटा, यहां से तो cot थीटा का मतलब क्या होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये हो जाएगा बेटा म्यू y का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा cot थीटा का मतलब क्या है बेटा, cot थीटा का मतलब क्या है, ठीक है, ये cot थीटा y है, तो cot थीटा का y का मतलब क्या है, यहां देखो dy/dx, ये बेटा dy/dx है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके जगह पे dy/dx लिखो, तो अल्टीमेटली ये हो गया आपको dy/dx। तो ये रिजल्ट अपने पास आ गया बेटा, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव होगा वो हम क्या लिख पाएंगे बेटा, म्यू y का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट एंड अपॉन साइन थीटा, ये रिजल्ट बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट आप याद रख सको, अच्छी बात है। अदरवाइज आप ऐसे सोचा करो कि कोई भी लेयर के नीचे का म्यू और एंगल का साइन का प्रोडक्ट ऊपर नीचे ऊपर इक्वल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, नीचे भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को इक्वल, नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी ये इतना आ गया बेटा, यहाँ ये क्या है बेटा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें थीटा दिया हुआ रहता है नॉर्मल इक्वेशंस में, और ये फंक्शन ऑफ y के टर्म में दिया रहेगा म्यू, y कैसे ऊंचाई बढ़ रही है तो कैसे म्यू चेंज हो रहा है वो दिया रहेगा बेटा, ठीक है। जैसे y = x² + 2, तो y क्या हो गया बेटा, x का फंक्शन है, वैसे ही म्यू y का मतलब म्यू = y के टर्म में कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे y चेंज करेगा वैसे म्यू
वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो वो इधर लिखने का, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करके हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो बेटा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको नोट करने का अच्छे से। और ये नीट में नहीं काम में आएगा, जेईई डबल ई मेंस, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आईआईटी एडवांस एग्जाम के लिए बेटा, ठीक है, नोट करिए। हो गया बेटा, चलिए अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस पे आते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक बेटा एक इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है, एक स्लैब है, ग्लास स्लैब है बेटा, ठीक है, एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, रे ऑफ लाइट के इंसिडेंस ऑन ग्लास स्लैब एट गेजिंग इंसिडेंस है इसमें, ठीक है। गेजिंग इंसिडेंस मतलब कुछ ऐसा, इस तरह से लाइट रे जा रही है ऐसा, ठीक है, इस तरह से जा रही है। तो यहां से मान लीजिए जैसे यहां से एंटर किया, ठीक है, तो यहीं पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया बेटा। तो यहां नॉर्मल ड्रॉ करिए, कुछ ऐसा नॉर्मल है मान लीजिए, तो यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अब ये कह रहे हैं क्या कि इसका जो म्यू है वो कैसे वेरी कर रहा है, म्यू वेरी कर रहा है बेटा 1 प्लस √1 प्लस y के हिसाब से, ठीक है। इधर ऊपर y एक्सिस अगर वहां मान लीजिए, इधर की तरफ x एक्सिस मान लीजिए, ये x है, और ऊपर की तरफ मान लीजिए y। तो ये ऐसे वेरी कर रहा है इसका। अब क्या कह रहे हैं, इसका जो थिकनेस है वो बेटा दिया हुआ है, ये जो थिकनेस है ये है आपको, यानी कि ये 2 मीटर का दिया हुआ थिकनेस क्लास, ठीक है। आपको बताना है, डिटरमाइन करना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ रे इनसाइड द स्लैब। ये स्लैब के अंदर बेटा अब ये वेरी कर रहा, देखो बेटा जैसे y बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा ना, म्यू बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए जो डेंसर मीडियम में जा रहा ना, ये म्यू बढ़ रहा बार बार ना, तो बेटा जब म्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, ये डेंसर में नॉर्मल की तरफ बैठ करेगा, यहाँ मान लीजिए गया, तो यहाँ से फिर ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, फिर ऐसे और बेंड करेगा, और बेंड करेगा। तो ऐसे बेंड करते करते ओवरऑल इसका जो पाथ हो गया बेटा कुछ ऐसा हो गया मान लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कर्व बना लिया। उसके बाद यहाँ से मान लीजिए ऐसे कर्व बना लिया, ये कर्व बना लिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कर्व बना, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा। ये मान लो बेटा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A और B के बीच में जो कर्व बना हुआ है, तो आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व इनसाइड जो बना है ये आपको फाइंड करना है। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं बेटा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इनसाइड द स्लैब, ठीक है, और जहां से निकल रहा है B पॉइंट से निकल रहा है बेटा, तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपसे यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो ये बेटा स्लैब है, इसका जो है वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि वेरी करता है म्यू इक्वल टू 1 प्लस y के हिसाब से, ये थिकनेस इसका 2 है। अच्छा B पॉइंट में एक चीज तो क्लियर है बेटा, B का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये वाला तो y इक्वल टू 2 हो गया ना बेटा, तो इसका जो एक कोऑर्डिनेट y वाला जो है वो तो 2 हो गया। x वाला कुछ मान लो x वाला सपोज बेटा a है,
तो y बार कितना, ये तो फिक्स हो गया 2 है। x बार से बार आपका टेंशन है कि a का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, पहले तो इक्वेशन ऑफ कर्व आपको बताना है, तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा, ठीक है बेटा। तो अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था बेटा dy/dx वाला, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, तो वी नो हम लोग क्या फाइंड किया था बेटा, कांसेप्ट बताते समय dy/dx हमने कहा था ये आपको लिखना है म्यू y, y का जो फंक्शन रहता है वो sin स्क्वायर थीटा, और यहां पर बेटा हो जाएगा sin थीटा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड किया था। अभी इसको बार-बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और हाँ, कभी कांसेप्ट में ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो फिर जेई एडवांस है बेटा, अच्छे को घुमा देता है ना, इसलिए पूरा प्रॉपर जानना जरूरी है कहां से ये सारी चीजें आ रही हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर dy/dx है, अब यहां पे आप वैल्यू लिख दो, ये फंक्शन ऑफ y म्यू, फंक्शन ऑफ y कितना दिया हुआ है 1 प्लस y का होल स्क्वायर, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पे तो बेटा इसमें क्या कहते हैं ग्रेजिंग है, जब ये ग्रेजिंग का मतलब होता है अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ एंगल, नॉर्मल तो यही हो गया ना बेटा, ये एंगल कितना बना है, ये यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये कितना है बेटा 90 है, समझ में आया बात, यानी कि थीटा जो हो जाएगा ना बेटा, यहाँ ये थीटा क्या है, जो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, तो यही थीटा हो गया, आज कह रही है थीटा कह रही है, तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा थीटा 90, और यहाँ sin 90 हो गया यहाँ पर, और ये पूरा रूट है तो रूट कर दिया, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा बेटा। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, ओके है ना। देखिए अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग dy/dx इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अंडर रूट था स्क्वायर था तो 1 प्लस y हो गया, और ये sin 91 स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ गया बेटा, और ये रूट में था, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये dy/dx कितना आ जाएगा, ये हो गया आपको y अंडर रूट y, अरे ये अंडर रूट y तो हुआ, दैट मींस y की पावर हाफ कर दो बेटा, तो y की पावर हाफ आ गया बेटा, ठीक है, y की पावर हाफ आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, इसको आप कैसे सॉल्व करो, dy/dx dy y की पावर हाफ कर दो, और यहाँ पे dx कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें आप ऐसे करिए y की पावर -½ dx, यहाँ पे ये dy है बेटा, क्या हो जाएगा ये y की पावर -1/2 + 1, और यहाँ पर आप इसको आप चाहो तो लिमिट भी लगा लो, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, मान लीजिए एट रैंडम कोई एक पॉइंट था 0 से लेके y तक जा रहा था, और इसमें भी 0 से लेके x तक जा रहा था, ऐसे कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, y की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से लेके y, और यहाँ पर भी x आ गया 0 से लेके x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये और नीचे 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे y की पावर 1/2, और यहाँ पे बेटा x - 0 x आ जाएगा, ऐसे आएगा बेटा, x = इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। तो ये कुछ ऐसा आ गया बेटा, है ना। अब देखिए ये जो इक्वेशन इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आया आपको x = 2 y की पावर 1/2, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब आप देखो, इसको आप इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हो, आप चाहो तो y = निकाल लो, नो प्रॉब्लम। इसमें आप ऐसा कर लो, y की पावर ½ = x/2 हो जाएगा, और स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो y x² 4 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ गया। तो यही इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल हो गया बेटा,
ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे देगा, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपको, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, है ना। सेकंड पार्ट बेटा बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही है। तो फॉर सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, किसी में आप बी यानी कि y इक्वल टू 2 पुट कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 2 इक्वल टू x की पावर 2 by 4, दैट मींस x स्क्वायर इक्वल टू 8। सो x कितना दे देगा बेटा 2√2 आएगा क्या, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हुआ x इक्वल टू 2√2 आया और y इक्वल टू तो बेटा है ही इसमें 2, तो यही कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है बेटा। ये पार्ट 2 का आंसर हो गया, समझ में आया बात, ठीक है। तो x इक्वल टू 2√2 और y इक्वल टू 2, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग देखें। एक क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या, चलिए एक बार लिख ही देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ एक पार्ट मैं लिखता हूं। एटमॉस्फेयर है बेटा, हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो होता क्या है बेटा, इसका जो हमने पहले बताया कि ये वेरी करते रहता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो मान लीजिए टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करेगा, है ना। अगर मान लीजिए अर्थ सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जैसे डिजर्ट जो आपका एरिया होता है वहां पे अर्थ सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो नीचे की हवाएं हल्की हो जाती है, ऊपर डेंसर मीडियम हो जाता है, नीचे रेयर मीडियम हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आमतौर पर जो क्या होता है कि नीचे की हवाएं ठंडी होती हैं, आमतौर पे ऐसा होता है। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम इस तरह से चलता है, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कह रहे हैं कि एक सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सपोज यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, कुछ अर्थ सरफेस ऐसे मान लो यही अर्थ सरफेस है। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहां से कोई एक मान लीजिए यहाँ पे एक जगह है, कोई जगह है, ठीक है। और इसका जो एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये n से डिनोट किया, तो n इक्वल टू बेटा n0 अंडर रूट 1 प्लस a y है, और a का वैल्यू ये कह रहे हैं 2 × 10⁻⁻6 मीटर है, ठीक है। तो ये y के साथ में इस तरह से वेरी कर रहा है, a का वैल्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। n मतलब सिंबल चेंज किया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से एक आदमी है, इसका हाइट दिया हुआ है, इस आदमी का हाइट है h = 2 मीटर है, ये इस तरह से सरफेस पे खड़ा है। यहां जमीन से एक सपोज ये रनवे है, एक ऐसा कोई, ठीक है, कोई एक रनवे है ये, ठीक है। यहां से कोई एक रे आ रही है ऐसे, और इसको ये देख पा रहा है इस तरह से, ठीक है, कोई रे आ रही है, इसको देख पा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये आदमी कितना दूर चला जाए कि ये रनवे को नहीं देख पाएगा, ओके। पूछ कह रहे हैं बियॉन्ड व्हाट
distance will he not see the, ठीक है। मतलब ये सपोज अगर इधर की तरफ चलना शुरू कर दिया आदमी, तो हो सकता है कि ये रे बेटा ऐसे चली जा रही है ना, तो इसकी आंखों में पड़ेगी ही नहीं रेस, है ना। और जब पड़ेगी नहीं तो देखेगा कहां से। सपोज ये यहीं पे एक ऐसा एक इधर हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स इक्वल टू कोई एक पॉइंट है जहां पर जस्ट वो देख पा रहा, उसके आगे जस्ट थोड़ा भी इधर चला गया तो ये फिर इसको इस रनवे से आने वाली रेस को नहीं देख पाएगा, उसकी आंखों में नहीं देखेगा। तो आपको कुल मिला के एक तरह से कह रहे हैं कि वो x इक्वल टू कितना है, जहां के बाद से वो नहीं देख पाएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें देखिए, ठीक है, क्या करेंगे इसमें देखिए बेटा। तो यहां पे बेटा सपोज एक लेयर यहां से पास हो रहा था, इसके जस्ट करके ऊपर से आंखों के जस्ट पास से, ठीक है। उस समय का जो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कुछ होगा यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यही सिर्फ जस्ट आंखों के पास से ही एक लेयर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पहले की तरह, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, यही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। ये आई हो जाएगा या थीटा वाई, हम पिछले क्वेश्चन में थीटा वाई लिए थे, है ना, वही थीटा वाई है, और ये मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो ये या थीटा आई कह दीजिए इसको, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, थीटा वाई लिख दे रहा हूँ दोनों, ये थीटा वाई मान लीजिए, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा ये रेस जो है इस तरह से जा रही है, तो नॉर्मल तो यही हो गया ना, एंगल अगेन यहाँ पे 90 डिग्री बन गया बेटा, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इक्वल टू 1, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे एक बार स्नेल शो लगाओ इस एक्स एक्सिस के नीचे और इस वाले डॉटेड लाइन के नीचे, ठीक है। वही स्नेल शो में कह सकते हैं प्रोडक्ट, हमने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, ठीक है। चलिए, तो इसके नीचे और इसके नीचे जो भी है उसको लिखेंगे, ठीक है। देखो बेटा, तो क्या आएगा यहाँ देखिए, तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे लगाइए स्नेल लॉ टाइप का, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, तो n नॉट, ओके। तो अच्छा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे एयर इस तरह से हो, यहाँ तो क्या है कि ये म्यू इक्वल टू n नॉट अंडर रूट 1 प्लस ay, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 आप ले सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो इनिशियल जो स्टार्ट हो रहा है n नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द सरफेस, ऐसा लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन में। n नॉट ये जो सरफेस यहाँ या जस्ट नीचे जो ये जो सरफेस है स्लैब या जो आपका एयर लेयर है, तो यहाँ जो सरफेस लेवल पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n नॉट है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 1 अगर 1 दिया रहता तो 1 ले लेते, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं, n नॉट यहाँ दिया हुआ है तो n नॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेटा n नॉट हो गया, और यहाँ पे इस मीडियम में एंगल कितना बना हुआ है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो गया, तो साइन लिखने के बाद 90 लिखेंगे, साइन 90। और दूसरे मीडियम में इस वाला लाइन के जस्ट नीचे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बेटा, एट रैंडम वो तो n है, और एंगल कितना है, एंगल बेटा हो जाएगा थीटा 1 साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये n नॉट इंटू 1, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा, n नॉट अंडर रूट 1 प्लस ay इंटू साइन थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा y क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ay, ठीक है, 1 प्लस ay आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को,
ए वाई, ए इंटू वाई बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा हमें कॉट की जरूरत पड़ती है, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा, कॉट थीटा वो हमने देखा था, वो आ रहा था हमारा आपका dy बाई dx है ना, कॉट थीटा जो था वही हमारा dy बाई dx है। यहाँ पे थीटा का मतलब यही आपका थीटा y जो हमने सिंबल यूज किया, ठीक है। तो साइन थीटा y का वैल्यू मालूम है आपको, तो आप कॉट निकालेंगे कैसे, ये मान लीजिए आपको थीटा y है, ठीक है, ये 1 बाई दिस है तो इसको आप 1 मान लो और इसको आप ले लो 1 प्लस ए वाई, ऐसा दिया हुआ है। ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस ए वाई माइनस 1 अंडर रूट ए वाई आ जाएगा, अंडर रूट ए वाई आ गया बेटा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आएगा आपको आपके पास आ गया कॉट थीटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा y इक्वल करिएगा दिस बाय दिस होगा ना, तो दिस का मतलब तो a अंडर रूट ay आएगा, ay और अपॉन, तो कॉट थीटा y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अंडर रूट ay, ठीक है। अच्छा कॉट का मतलब क्या था, dy बाय dx का, ठीक है बेटा। तो अब आप ऐसा लिखिए कि अल्टीमेटली हम क्या लिख पाएंगे, अल्टीमेटली हम लिख पाएंगे dy बाय dx इक्वल टू अंडर रूट a इंटू y, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब बेटा यहाँ पे dy बाई अंडर रूट ए वाई कर लीजिए इक्वल टू dx कर लीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इसको 0 से लेके x तक कर लीजिए, इसको 0 से लेके y तक कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई रूट a, ये तो रूट a कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले गया रूट a है ना, तो और ये क्या आ जाएगा y की पावर, ये 0 से लेकर के y हो गया बेटा, ये y की पावर -1/2 dy, ठीक है, -1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा x है और ये 0 से x आ जाएगा, ठीक है। और देखो क्या आ जाएगा, ये 1 बाई और यहाँ क्या आ जाएगा देखो बेटा इंटू है, तो ये y की पावर -1/2 प्लस 1 और यहाँ पे -1/2 प्लस 1, 0 से लेके y तक तो लो बेटा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये x से आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 की वजह से कुछ कोई रिजल्ट आएगा नहीं, अल्टीमेटली ये आपका ये आ जाएगा y की पावर 1/2 और नीचे 1/2 आएगा, ठीक है, ये इंटू है बेटा और ये x आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू y की पावर 1/2 अपॉन रूट a इक्वल टू x, ठीक है। अब देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। देखिए तो ये जो रिजल्ट आ रहा है बेटा कुछ ऐसा, तो ये आ जाएगा आपको x इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, ये पूरे को ले लो अंडर रूट y बाई a, कुछ ऐसा, ठीक है, अंडर रूट y बाई a, 2 इंटू अंडर रूट y बाई a, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत, तो अब देखो बेटा एक चीज तो ये तय है, इसका हाइट h इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये हाइट ये बेटा y एक्सिस है हमारा, तो y इक्वल टू 2 पर आप एक्सेप्ट कर लो, ये इक्वेशन एक तरह से मिल गया ना हमें, इस कर्व का इक्वेशन मिल गया है ना।
तो एट y इक्वल टू h और h का मतलब 2, तो क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट, ये बेटा 2 है y का मतलब, अच्छा a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 6, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू कैंसिल अंडर रूट 10 टू द पावर 6, यानी x इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा बेटा, यानी कि 2000 मीटर। ठीक है, सो फाइनली x आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फाइनली जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, फाइनली x इक्वल टू तो आया, x को लिया यहां तक 2000 और y इक्वल टू तो ये हाइट ही हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2000 कॉमा, ठीक है बेटा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आईआईटी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में बिल्कुल ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। मेंस में कभी हो सकता आ भी जाए, वैसे ज्यादातर नहीं आता, वहां पर भी एडवांस लेवल के लिए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट और नए टाइप के न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तो अपना ये सिलसिला बिल्कुल है ना चलता रहेगा, और टेंशन लेने का नहीं, पढ़ाई करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहने का, है ना। चलिए आज के लिए